जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड जिनकी सभी जगह चर्चा हो रही है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बदल जाएगा और अब जो है हमें डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होंगे, जो हमें दोबारा से सारी चीज़ों को जानना होगा। तो जी हाँ, ये जो नया इनकम टैक्स आ रहा है ये रिप्लेस करेगा आपके इनकम टैक्स एक्ट को 1961। और ये नए इनकम टैक्स के अंदर जो है काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए एक बार दोबारा से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, तो ये इनकम टैक्स कोड आ जाने से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे, वो सभी हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए आने वाले समय में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नेक्स्ट ईयर से यदि ये डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो बातें बोली गई हैं वो बोली गई हैं कि अब जो ये आप पढ़ते हैं अभी अपने इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बातें करते हैं, ठीक है। जैसे कि 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो 24-25 आपका असेसमेंट ईयर हो गया। तो ये सारी बातें हम करते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो है आपका केवल फाइनेंशियल ईयर ही एप्लीकेबल रहेगा। जी हाँ, अब उसके अंदर हम बातें करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जब लागू हो जाएंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो होंगी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगी। तो ये चीज़ें हमें डायरेक्ट टैक्स कोड में। अब हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे जो है क्यूरोसिटी है कि आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स का क्या होगा। क्या आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं वो सेम रहेंगी हमारे नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। तो जब ये डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा तो उसके बाद जो हमारी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं तो वो भी हम फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करेंगे। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर हमें आईटीआर फाइलिंग करना है तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स रहेंगी नॉन ऑडिट वालों के लिए वो रहेंगी 30 जून। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टाइम लिमिट्स रहेंगी, तो अब जो टाइम लिमिट्स रहेंगी वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30 जून है, तो इस तरीके से रहेंगी। साथ ही ऑडिट की जो ड्यू डेट रहेंगी वो क्या रहेंगी, तो आईटीआर फाइलिंग के बाद जो टैक्स ऑडिट वाले हैं तो वो 31 अगस्त तक रहेंगी। तो अब फाइनेंशियल ईयर की बातें होंगी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो हमारे आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी वो क्या रहेगी, वो 31 अगस्त रहेगी। तो इस तरीके से जो हमारे आईटीआर फाइलिंग की डेट्स हैं उनके अंदर भी चेंज होगा और इस नए टैक्स कोड के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर की बातें करेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि अभी तक एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उससे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यदि एप्लीकेबल हो जाता है तो सारी चीज़ों को जो है हमारा पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है वो सारी चीज़ें अब हमें नए सिरे से पढ़नी होंगी कि नए सिरे से अब वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से एप्लीकेबल होंगी। तो ये हमारा अपडेट है आपके लिए आईटीआर से जुड़ा कि किस तरीके से आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बातें करते हैं। ये तो हमने बात करी अपने डायरेक्ट टैक्स कोड की, जब ये लागू होगा तो इसके सारी चीज़ें जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने आईटीआर की। तो आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट जो है ऑडिट वालों के लिए वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर तक आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी हो या इनकम टैक्स, काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जिसमें कि अब आपको जो आप एज अ रिसिपिएंट है आप बिल को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रख सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर दी है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करेगा और 1 अक्टूबर से ये पूरा सिस्टम जीएसटी के अंदर लागू हो जाएगा। तो जीएसटी के अंदर काफ़ी सारा बदलाव है जो ऑलरेडी किया जा चुका है और नया बदलाव होने वाला है। नोटिफिकेशंस, जो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस हैं हमारे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के बाद जो नए सेक्शंस आए हैं जिनकी नोटिफिकेशंस की हम वेट कर रहे हैं
उसके लिए जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग होने वाली है, और जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन थी कि इस मीटिंग के बाद वो सारी नोटिफिकेशंस इशू की जाएंगी, और जब वो नोटिफिकेशंस आएगी तो वो जो सारे सेक्शंस हैं वो नोटिफाई हो जाएंगी, क्योंकि बिल में वो पास हो चुके हैं, लेकिन जब तक कि नोटिफिकेशंस नहीं आ जाती तब तक कि वो लागू नहीं हो सकते। तो उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो जीएसटी के अंदर ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं। इनकम टैक्स के चेंजेस जो हैं वो भी आपको अभी भी हो रहे हैं, और काफ़ी बड़ा जो बदलाव है वो अभी आपको जब डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो जाएंगे तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी के अंदर भी हमने आपके साथ एक अपडेट शेयर किया है। GSTR 1 के अंदर अब आप जब अपनी अगस्त महीने की GSTR 1 की फाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। जी हाँ, अगर 1 लाख से ज़्यादा आपकी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई है तो अब कंसोलिडेटेड अमाउंट ना दिखा करके आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी है। पहले ये लिमिट थी 2.5 लाख, लेकिन इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया और इस लिमिट को 1 लाख कर दिया गया। तो 1 लाख तक की है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। लेकिन यहाँ भी अब एक परेशानी है कि नोटिफिकेशन तो निकाल दी, चेंज तो कर दिया, लेकिन ये चेंज अभी पोर्टल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण कि GSTR 1 फाइलिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है अभी 1-2 दिन का समय लगे। तो उन्होंने कहा है कि अभी आपको क्या करना है, जब तक पोर्टल आपके लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको अपनी पुरानी जिस तरीके से आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर रहे थे, यानी कि 2.5 लाख से अधिक अगर आपने सप्लाई करी है तो उस केस में आप इनवॉइस वाइज डिटेल दे रहे थे, तो अभी आपको उसी तरीके से चलना है, अपनी इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है यदि आपकी सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो अभी आप वही दे दीजिए। जब पोर्टल पर ये चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप 1 लाख वाला जो ये नोटिफिकेशन निकाली है कि 2.5 लाख से 1 लाख, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये आपका GSTR 1 का अपडेट था। इसके अलावा दोस्तों GSTR 1 में क्या अपडेट है, इसके अलावा यदि आप बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं करते हैं, जैसा कि बार बार आपको नोटिफिकेशन या रिमाइंडर के द्वारा भी, मेल्स के द्वारा भी रिमाइंड कराया जा रहा है, लेकिन तब भी अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया गया है। और वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या है? वो स्ट्रिक्ट एक्शन ये है कि अब आपकी GSTR 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, GSTR 1 की फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे अगर आप बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करेंगे। और यदि आप अपनी GSTR 1 के अकाउंट की फाइलिंग को नहीं करेंगे तो आपकी 3B फाइलिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब आप अपडेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी रिटर्न की फाइलिंग को कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो GST के अंदर भी डाल दिए गए हैं, और इनकम टैक्स के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। यदि आप अपनी इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट अब देखते हैं तो आपकी एक्नॉलेजमेंट पर आपकी जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो आपको 31 जुलाई से पहले यदि आपने कर दी है तो वहाँ पे जब आप अपनी ITR को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, आपकी डेट ऑफ फाइलिंग पे एक कंडीशन है कि आपकी डेट ऑफ फाइलिंग कब मानी जाएगी, जब आप अपनी ITR को वेरीफाई करेंगे। यदि आपने विद इन 30 डेज़ अपनी ITR को वेरीफाई कर दिया है तो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या मानी जाएगी, जिस दिन आपने फाइल करी है। अगर 30 दिन के बाद आपने अपनी ITR को वेरीफाई किया है तो माना जाएगा कि जिस दिन आपने वेरीफाई किया है उस दिन आपने ITR की फाइलिंग करी है। और उस केस में दोस्तों नॉन फाइलिंग के जो कंसिक्वेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपनी ITR 30 दिन के अंदर अंदर ही वेरीफाई करनी होती है। तो ये काफ़ी सारे बदलाव हैं जो GST और इनकम टैक्स के अंदर आ रहे हैं, जो हमने आपके साथ अपनी वीडियोस के माध्यम से भी शेयर किए हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, यदि आपने वीडियोस मिस कर दी हैं तो इस वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी समरी जो है उन सभी अपडेट्स की दे दी है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें GST और इनकम टैक्स के अंदर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट हम शेयर करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत ही वीडियो को देख सकें।